हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ में इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे। इसमें हम कंपनी की मीनिंग और उसके नेचर को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंपनी की सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे। तो कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो लैटिन टर्म्स हैं, लैटिन भाषा के दो वर्ड्स हैं। पहला है कॉम और दूसरा है पेनिस। कॉम का मतलब होता है ब्रेड और पेनिस का मतलब होता है टुगेदर। तो इस तरह से कंपनी शब्द जिन दो लैटिन वर्ड से मिलकर बनता है उसका मीनिंग होता है पर्सन हु यूज टू टेक देयर ब्रेड टुगेदर। तो इसके पीछे हमको इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे जाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि पहले के ज़माने में जब बिजनेस पर्सन्स यात्राएं करते थे तो वो जब किसी एक जगह पे रुकते थे, मान लीजिए सी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो बिजनेस करते थे, तो कभी जब वो किसी एक जगह पे रुकते थे तो बैठ के साथ साथ अपना लंच या डिनर करते थे, मतलब अपनी ब्रेड शेयर करते थे। तो उस समय वो अपने बिजनेस एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे और बिजनेस प्लान्स शेयर करते थे। तो ऐसे जैसे एक व्यापारी कहीं एक जगह से आया, किसी दूर जगह से आया, दूसरे व्यापारी से मिला, तो वो लगातार एक दूसरे से मिल परिचय हो गया, मित्रता हो गई। तो वो साथ साथ उठने बैठने लगे अपने व्यापारिक यात्राओं के दौरान। तो वो अपने बिजनेस आइडियाज शेयर करने लगे और बिजनेस प्लान शेयर करने लगे। तो धीरे धीरे वो लोग जो साथ में बैठ के अपना लंच शेयर करते थे वो मिल करके उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया। और उस एसोसिएशन के माध्यम से जैसे कोई एक आदमी कहीं से आता है, दूसरा कहीं से आता है, तो वो एक जगह से माल लेकर के आया, दूसरे आदमी को दिया, दूसरे आदमी ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथी जगह जाके उसको बेचा, और जो भी फायदा हुआ उसको उन्होंने आपस में बांट लिया। तो इस तरह हिस्टोरिकली कंपनी जो बनी वो उन लोगों ने मिल करके बनाई जो अपनी बिजनेस जर्नीज के साथ के टाइम में साथ साथ ट्रेवल करते थे और साथ साथ मिलके खाना खाते थे। तो वहाँ के उनके यूनियन को कंपनी कहा गया। तो इस तरीके से मॉडर्न टर्म में अगर देखें तो कंपनी की मीनिंग की बात करें तो वर्ड कंपनी इज यूज टू रिफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी जो है वो लोगों का एसोसिएशन है। और किस तरह के लोगों का? हु आर ऑर्गेनाइज्ड, जो कि संगठित होते हैं, टू कैरी सम कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो इस तरह से कंपनी ऐसे लोगों का एसोसिएशन है जो किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी को करने के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। अब इसको हम मॉडर्न सेंस में लगाते हैं तो कंपनी में क्या होता है? कंपनी में मोर देन वन पर्सन, कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उन्होंने अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए, कई सारे लोगों ने मिलकर के इन्वेस्टमेंट्स किए, पैसा लगाया, और अब उस कंपनी में वो बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं। और जो भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं और उससे जो भी मुनाफा होता है वहाँ पे जिस व्यक्ति ने जिस अनुपात में लगाया है पैसा, उस अनुपात में वो प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं। तो इसलिए कंपनी फॉर्म की जाती है। तो कंपनी जब कई सारे बिजनेसमैन आपस में इकट्ठे होकर के बिजनेस करते हैं और उस मुनाफे को आपस में बांटते हैं तो ऐसा जो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंपनी कहलाता है। तो ये हो गई इसकी मीनिंग। नेक्स्ट हम आते हैं कंपनी के नेचर पे। तो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी का नेचर क्या है, तो कंपनी सबसे पहले एक इनकारपोरेटेड एसोसिएशन है। इनकारपोरेटेड मतलब कि मिल करके आप कुछ नया बनाते हैं, तो एक तरीके से ये कारपोरेट बॉडी है। कारपोरेट बॉडी का मतलब होता है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये हुआ कि पर्सन दो तरह के होते हैं, लीगल या जिनको आर्टिफिशियल बोलते हैं, और दूसरे नेचुरल। तो नेचुरल पर्सन्स ह्यूमन बीइंग हो गए, जैसे हम आप लोग मिलकर के कुछ काम करते हैं, हम लोग ह्यूमन्स हो गए, हम नेचुरल पर्सन्स हैं। और लीगल पर्सन्स या आर्टिफिशियल पर्सन्स हो गए जिनको नेचर ने नहीं बनाया है बल्कि लोग मिलकर के बनाते हैं और एक नाम से उस बिजनेस को करते हैं। तो कंपनी के होने के लिए सबसे जरूरी है कि वो इनकारपोरेट की जाए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013।
तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की जाती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट की जाती है। और किसी भी कंपनी के बनने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, उसके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का ये कि कंपनी एक लीगल पर्सन होती है। कंपनी इज ए लीगल पर्सन, इट मींस इट मे हैव राइट एंड ऑब्लिगेशंस। पर्सन्स कौन होते हैं? पर्सन्स वो द एंटिटी हु मे हैव सम राइट्स एंड हु मे हैव सम ऑब्लिगेशंस। तो कंपनी भी क्या है? एक लीगल पर्सन है। इसका मतलब कंपनी के भी कुछ राइट्स होते हैं और कंपनी के ऊपर भी ऑब्लिगेशंस होते हैं। जैसे मनुष्यों के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, वैसे ही कंपनी के भी अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं। कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, मतलब जैसे अगर मैंने एक कार खरीदी तो मेरे नाम पे है। अब मैं, आप और दो तीन लोग मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं और उस कंपनी के नाम से कार खरीदेंगे तो वो कंपनी की कार होगी। जैसे उबर हो गई, ओला हो गए, या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो मतलब एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई। तो अगर एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो वो अपने नाम से ट्रक्स खरीद सकती है और वो एबीसी कंपनी के नाम पे होंगे। ठीक, इट मे स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। इसके ऊपर मुकदमा चल सकता है और ये मुकदमा ला सकती है। जैसे अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और ट्रांसपोर्ट कंपनी की कोई ट्रक एक एक्सीडेंट कर देती है तो अब उस कंपनी के ऊपर मुकदमा लाया जा सकता है। और या उस कंपनी की ट्रक चोरी हो जाती है तो कंपनी भी एफआईआर दर्ज करा सकती है। सेपरेट एंटिटी, कंपनी की एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है। सेपरेट लीगल पर्सनालिटी मतलब एक कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब कानून की नज़रों में कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। जैसे मिस्टर एक्स, वाई और जेड मिलकर के एक कंपनी बनाते हैं तो एक्स एक अलग पर्सन है, वाई एक अलग पर्सन है, जेड एक अलग पर्सन है। और एक्स वाई जेड कंपनी ये अलग पर्सन होगी। एक्स वाई जेड अलग अलग, और एक्स वाई जेड कंपनी ये दोनों एक ही नहीं है, बल्कि ये लोग अलग अलग एक अलग अलग लीगल एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ। तो a company has a separate legal entity from its member. It means in the eyes of law a company and its members are different person. तो कंपनी और उसके मेंबर कानून की नज़रों में अलग अलग होते हैं। इस पे एक लीडिंग केस है सलोमन वर्सेस सलोमन का। ये इंग्लिश लॉ का केस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है। इसमें क्या था, सोलोमन जो था वो एक बूट मैन्युफैक्चरर था, मतलब जूते बनाने का काम करता था। इसने सालोमन एंड कंपनी नाम से एक कंपनी बनाई अपनी। और ये जब सालोमन एंड कंपनी के नाम से कंपनी बनाई तो कुछ दिन कंपनी ने अपना बिजनेस किया। कुछ दिनों के बाद वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी दिवालिया हो गई, मतलब घाटे में चली गई। अब कंपनी घाटे में जब चली गई तो ये हुआ कि सालोमन एंड कंपनी ने जो कर्जे लिए थे, जैसे सालोमन कंपनी है तो ये सामान खरीदती रही होगी, बेचती रही होगी। अब मान लीजिए इसने ब्यूट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं, तो ये जो रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं इनका भुगतान कौन करेगा? ये सालोमन करेगा या सालोमन एंड कंपनी करेगी? तो जो कर्जदार थे उन्होंने कहा कि अच्छा, कंपनी चूंकि पैसे मतलब प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है तो सालोमन एंड कंपनी के नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी रही होगी। तो क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए सालोमन एंड कंपनी के नाम पे 10,000 रुपए की ही संपत्ति थी, कर्जे थे 15,000। तो ये जो इसके डेटर्स थे उन्होंने कहा कि जो 5,000 रुपए बच रहे हैं वो कर्जे सालोमन से लिए जाए, कंपनी के पास पैसे नहीं है क्योंकि कंपनी सालोमन की है। तो the question before the court was whether Solomon could be held personally liable for the debts of the company, कि क्या कंपनी ही केवल कर्जों का भुगतान करेगी कि सालोमन पर्सनली लाइबल होगा, मतलब कंपनी के पास अगर पैसे नहीं बचते हैं तो क्या सालोमन की संपत्तियां बेच करके या सालोमन से खरीदा जा सकता है? तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि नहीं, सालोमन एज एन इंडिविजुअल अलग है और सालोमन एंड कंपनी अलग है। कानून की नज़रों में ये दोनों अलग अलग लोग हैं और इसलिए सालोमन एंड कंपनी के कर्जे केवल सालोमन एंड कंपनी की संपत्ति से वसूले जा सकते हैं, जो सालोमन की अपनी प्रॉपर्टी है उससे नहीं वसूले जा सकते हैं। तो द हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेड दैट सालोमन एंड कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी बिकॉज बोथ आर डिफरेंट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1 करोड़ की संपत्ति,
1 करोड़ की संपत्ति है। इसमें एक बिल्डिंग है, ठीक, 2 गाड़ियां हैं, 2 व्हीकल्स हैं, 50 लाख कैश है। अब इसमें से 20 लाख रुपए लगा करके मैंने एक दुकान खोली और उस एक कंपनी खोली, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, मतलब जैसे इसी सालोमन ने बूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली। तो अब ये जब ये कंपनी गठित करेगा तो इसको कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाएगा, कंपनी के खाते में पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो इसने मान लीजिए कंपनी के खाते में 20 लाख रुपए जमा करिए। अब ये कंपनी के नाम से खरीद बेच रहा है। अब दुकान में इसकी, मार्केट में इसकी जो देनदारी है वो 25 लाख है, और कंपनी का जो ऑफिस है, फर्नीचर है, जो इनके बैंक में अकाउंट हैं, या जो इन्होंने सामान बेचे हैं, वो कुल मिलाकर के 22 लाख ही हो रहे हैं। तो कंपनी जब इंसॉल्वेंट हो गई तो 22 लाख तो कंपनी की संपत्तियां बेच करके आ जाएगा। बचे जो 3 लाख हैं, ये क्या सालोमन देगा? कोर्ट ने कहा, उसा प्लांट्स का नहीं, सालोमन अलग है इन द आइज ऑफ लॉ, कंपनी अलग है, इसलिए सालोमन लाइबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से कोई कंपनी बनाता है तो वहाँ पे कारपोरेट व्हील को लिफ्ट करने की डॉक्ट्रिन है, वो सब अलग है। अभी आप यही समझेंगे कि कंपनी अलग होती है इन द आइज ऑफ लॉ, और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो अलग होते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो अभी जो हमने सालोमन वाले से पढ़ा कि सालोमन ने जो कंपनी बनाई थी उसमें सालोमन ने क्या किया था, एक शेयर होल्डर खुद था, मतलब इसके 20,006 शेयर्स थे कंपनी के, 10,000, तो 20,006 शेयर्स में से 20,000 शेयर इसके थे सालोमन के, 6 शेयर्स इसने अपने अदर फैमिली मेंबर्स को दे रखा था। तो मान लीजिए कंपनी घाटे में जाती है, कंपनी कर्जे में चली जाती है, तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होगी? क्या शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कंपनी के सारे कर्जों के लिए होगी, या उन्होंने कंपनी में जितने उनके शेयर हैं, मान लीजिए अगर उन्होंने 6 लाख रुपए कंपनी में लगाए हैं, तो क्या, और कंपनी के ऊपर मतलब 6-6 लाख रुपए मान लीजिए 4 लोगों ने लगाए हैं, 24 लाख रुपए हो गए, कंपनी के कर्जे हो गए 30 लाख। अब इस हिसाब से अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएंगे 7 चौक 28, 7.5 लाख। तो अब ये जो शेयर होल्डर्स होंगे इनकी लायबिलिटी 6 लाख होगी या 7.5 लाख? तो आंसर ये है कि शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होगी, द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली अप टू अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। जो पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया है उतने की उनकी लायबिलिटी है, 6-6 लाख तक की उनकी लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं होंगे। दे आर नॉट लायबल टू पे मोर देन दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। इसीलिए जब कोई कंपनी डिफॉल्टर होती है तो लोगों के पैसे इसलिए डूबते हैं कि कंपनी में जितना लोगों ने लगाया है उतने ही पैसे कंपनी रिकवर करेगी, बाकी पैसे मारे जाते हैं। परपेचुअल सक्सेशन पे आते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ऐसी चीज जिसका सक्सेशन चलता रहे लॉन्ग टर्म तक। इसमें अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने कंपनी मिलके बनाई थी, उसके मेंबर्स हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में, अगर उनकी डेथ भी हो जाती है या वो बाहर भी चले जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है या बाहर चले जाते हैं, या वो अपना हिस्सा बेच भी देते हैं, तो भी कंपनी उसी नाम से चलती रहती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब शाश्वत उत्तराधिकार होता है। मतलब कि अगर ABC एंड कंपनी एक बनी, उसमें मिस्टर ए मेंबर थे, शेयर होल्डर थे, ए कल को नहीं रहे, तो क्या होगा? कंपनी फिर भी रहेगी, ए की प्रॉपर्टी जिनको जाना होगा जाएगी, ए का शेयर जिनको जाना होगा जाएगा, लेकिन ABC कंपनी फिर भी अस्तित्व में रहेगी। ABC कंपनी के तीनों फाउंडिंग मेंबर्स खत्म हो गए तब भी ABC कंपनी बनी रहेगी। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आप देखते हैं शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो कंपनीज के साथ क्या है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनीज अपने शेयर्स जैसे IPO वगैरह लॉन्च करती हैं, तो जब अपने शेयर मार्केट्स बेच देते हैं, मान लीजिए मैंने शेयर खरीद लिए, तो उस शेयर को मैं मिस्टर B, C एंड D किसी को भी बेच सकता हूं। तो ये हमारा डिस्कशन था कंपनी की मीनिंग और नेचर पे। इसके आगे के कंपनी लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।